देखना, अचानक सीनियर के बाएं पिछले हिस्से से आधा मीटर ऊंचा मेंटिस निकला। उसके नुकीले मेंटिस पैर, जो बाह जितने लंबे थे, सीनियर की गर्दन पर सटीक वार करने लगे। सीनियर को इसकी उम्मीद थी और बचते हुए उसने चाकू से उसके शरीर पर वार किया, जिससे वह दो टुकड़ों में कट गया। उसी समय मधुमक्खी ने सीनियर के सिर के ऊपर से डंक मारा। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, सीनियर ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से उसे रोक लिया। पता चला कि बंदूक के अलावा उसके दाहिने हाथ में एक छोटी गोल ढाल भी बंधी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि बाएं हाथ में भी एक था। उन्होंने रिस्ट गार्ड, लेग गार्ड, हेलमेट वगैरह भी पहने थे, जो बहुत टाइट लग रहे थे। लेकिन यह सामान अभी भी थोड़ा बेकार था। उसे पूरे शरीर का कवच, इंफ्रारेड हथियार, लाइटसेबर या कुछ और क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिनको यह नहीं पता था कि फर्स्ट लेवल ट्रायल पास किए बिना स्टूडेंट्स पॉइंट्स कमाने के लिए सिर्फ क्लास और कुछ छोटी एक्टिविटीज पर ही निर्भर रह सकते थे, जो हाई क्वालिटी इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी नहीं थे। सिर्फ दूसरी दुनिया में ही वे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते थे। हमारी ये सपोर्ट टाइप काबिलियत ट्रायल पास करने में ज्यादा मदद नहीं करती। हम सिर्फ अपनी स्किल्स और कल्चर को बेहतर बनाने पर भरोसा कर सकते हैं, और फिर इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ऐसा कहा गया था कि जो लोग अपने दूसरे साल में ट्रायल में गए थे, वे सभी सपोर्ट टाइप एबिलिटी वाले थे। यह सीनियर भी उनमें से एक होना चाहिए। उसकी काबिलियत क्या होगी? क्यू जिंग देखता रहा। सीनियर ने डंक रोकने के बाद हवा में 3 गोलियां चलाईं और छिपकर हमला करने वाली स्टिंग बी को मार डाला। वह आगे बढ़ता रहा। वह हर कुछ कदम पर एक मोड़ लेता था। कि जिंग ने अंदाजा लगाया कि उसे जहरीली घास जैसी खतरनाक चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। अचानक एक हरा भेड़िया उसके पीछे से झपटा, जो 1.5 मीटर लंबा और 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। यह भेड़िया हरा क्यों था? क्योंकि जिंग ने ध्यान ही नहीं दिया था। बिना किसी खतरे के बचने के बाद सीनियर ने गुस्से में किसी चीज को गाली दी, जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह क्या थी। उसने घास के मैदान में भेड़िए पर कुछ गोलियां चलाईं। क्यू जिंग ने सोचा कि घास के मैदान का भेड़िया गोली लगने के बाद भाग जाएगा, लेकिन किसे पता था कि वह धीमा भी नहीं हुआ और सीनियर पर झपट पड़ा। यह देखकर कि वह घास के मैदान के भेड़िए की आंखों में गोली नहीं मार सकता, सीनियर ने बंदूक अपनी पिछली जेब में रख ली और उससे लड़ने के लिए दोनों हाथों से चाकू पकड़ लिया। उसे भागना नहीं चाहिए, नहीं तो वह कीचड़ में फंस सकता है। वह उससे केवल उसी इलाके में लड़ सकता था जिसे उसने पहले ही खोज लिया था। पिछली बार वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि भेड़िए ने उसे दलदल में खदेड़ दिया था। 60 देवताओं को आमंत्रित करना। क्यू जिन बता सकता था कि ट्रायल से गुजर रहा यह सीनियर फैंग जून से थोड़ा धीमा था। शायद यह उन बड़े और भारी जूतों की वजह से था। एकेडमी का स्टैंडर्ड स्टील ब्लेड बहुत तेज था, जो बख्तरबंद केकड़ों को टोफू काटने की तरह काट देता था, इसलिए प्रेरी वुल्फ को काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीनियर ने इससे निपटने के लिए तेज ब्लेड का सहारा लिया, और प्रेरी वुल्फ ने पहले ही एक पैर तोड़ दिया था, जबकि सीनियर के पेट पर सिर्फ एक खरोंच थी। नो पेन बैज सच में एक अच्छी चीज थी। इसके बिना एक आम इंसान शायद इतने दर्द में होता कि चल भी नहीं पाता। इसके बाद की लड़ाई में सीनियर ने अपना बायां हाथ काटने की कीमत चुकाई और प्रेरी वुल्फ को सफलतापूर्वक मार डाला। इस सबसे बड़े खतरे को दूर करने के बाद सीनियर बिना किसी जल्दबाजी के फिनिश लाइन तक चला गया। अगला चैलेंजर 3 मिनट में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अकादमी हर चैलेंजर के लिए एक भेड़िया पकड़ ले? टोरेंट ट्रायल का वाटर शिप शिफ्टिंग डीन लैंड की एबिलिटी थी, और यह रीजनरेट हो सकता था, लेकिन यह भेड़िया और वे कीड़े और पौधे निश्चित रूप से एबिलिटी के प्रोडक्ट नहीं थे, है ना? असल में इन एलियन जानवरों को ट्रेनिंग ग्राउंड के इंचार्ज में से एक कंट्रोल करता है। उसकी काबिलियत पपेट मास्टर है, जिससे वह कई एलियन जानवरों के सभी अंगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, और एलियन जानवर की फिजिकल ताकत के हिसाब से सोर्स एनर्जी लेता है। उसके कंट्रोल में जो भेड़िया है वह पीछे नहीं हटेगा, भले ही उसके सिर्फ 2 पैर बचे हों, वह फिर भी ट्रायल में हिस्सा लेने वालों का शिकार करेगा। यह एक प्रेरी भेड़िए की हालत को फिर से बनाता है जब वह पूरी तरह भूखा हो। असल में भेड़िए का जो पैर टूटा था उसे वापस सिलकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन प्रेरी भेड़िए की असलियत पक्की करने के लिए पपेट मास्टर ने सिर्फ बाकी 3 पैरों का ही इस्तेमाल किया। तो ऐसा है, यह पपेट मास्टर सच में कमाल का है। उन पौधों को ट्रायल के इंचार्ज दूसरे व्यक्ति ने उगाया है। उसकी काबिलियत पौधों की ग्रोथ को तेज कर सकती है। हर बार ट्रायल के बाद उसे बस इसे थोड़ा तेज करना होगा और वे पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। 3 मिनट बाद अगला चैलेंजर आया। वह एक फ्रेशमैन जैसा लग रहा था, क्योंकि क्यू जिंग ने उस पर कोई प्रोटेक्टिव गियर या इक्विपमेंट नहीं देखा। वह एक फ्रेशमैन जैसा दिखता है, टैन ज़ोइन ने भी देखा। क्यू जिंग ने कहा, या तो वह बहुत लापरवाह है या उसके पास बहुत शक्तिशाली क्षमता है। टैन ज़ोइन ने अंदाजा लगाया, उसमें बहुत मजबूत काबिलियत होनी चाहिए। देखो, वह एक शैमैनिक डांस कर रहा है। क्यू जिंग ने अपना सिर घुमाया और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना जारी रखा। शिक वेहान इस साल ए कैंपस की स्पेशल ब्रांच में फ्रेशमैन है। उसने इनवाइटिंग गॉड्स नाम की एक बहुत ही जादुई काबिलियत जगाई है। वह देवताओं को धूप चढ़ा सकता है, धूप जमा कर सकता है, और जब वह इसका इस्तेमाल करता है तो किसी देवता को अपने वश में करने के लिए बुला सकता है। धूप की मात्रा उसकी शक्ति की ताकत तय करती है और सोर्स एनर्जी की मात्रा उसकी अवधि तय करती है।
जेड एम्परर क्वीन मदर वीनस लाओ त्जु युआनशी तियानजुन लिंगबाओ तियानजुन मोरल तियानजुन गुआनियन बोधिसत्व क्षितिगर्भ बोधिसत्व मंजुश्री बोधिसत्व समंतभद्र बोधिसत्व अमिताभ मैत्रेय बुद्ध सन वुकोंग यांग जियान नेझा नर्क का राजा ड्रैगन किंग भाग्य समृद्धि और लंबी उम्र 3 सितारे 7 परियां 8 अमर आयरन क्रचली झोंगली क्वान झांग गुओलाओ लैन कहे जियांगु हान जियांगजी लू डोंगबिन काओ गोजियो 9 स्वर्ग की रहस्यमयी महिला। सभी तरह के देवता कृपया मुझे आशीर्वाद दें। सभी देवता और बुद्ध मेरे शरीर में रहें। हालांकि देवताओं को बुलाना बहुत रैंडम है, लेकिन वह हर बुलावे से पहले बहुत प्रार्थना करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आराम महसूस होता है, या यूं कहें कि उन्हें लगता है कि इस तरह से देवताओं को बुलाना उन्हें सीधे बुलाने से ज्यादा मजबूत है। भगवान को आमंत्रित करें। हालांकि उसका लुक नहीं बदला, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह अलग था। मैं ओल्ड सन यहाँ हूँ। महान ऋषि जो स्वर्ग के बराबर हैं शीक्वेहान झुके हुए थे। उनका एक पैर जमीन से ऊपर था और वे बिल्कुल असली बंदर जैसे लग रहे थे। छोटे राक्षसों ने मुझे रोकने की हिम्मत की। ये लोग वह अपने कान के पास पहुंचा और रुई जिंगू बैंक को बाहर निकालना चाहता था। कहे पता चला कि यह यहाँ नहीं है। ट्रांसफॉर्म शीक्वेहान के हाथ में एक छड़ी दिखाई दी जो बीच में लाल और दोनों सिरों पर सुनहरी थी। ओल्ड सन का जिंगू बैंक जरूरी नहीं कि उसके कान में हो। यह लोग छड़ी के एक ही बार फेंकने पर पलक झपकते ही 3000 मीटर के पौधों में 3 मीटर चौड़ा रास्ता खुल गया। लेकिन दीवार को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उनकी सोर्स एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। यह शरीर वास्तव में टिकाऊ नहीं है। एक छड़ी के बाद यह अच्छा नहीं है, मजेदार नहीं है, मजेदार नहीं है। उसने अपना हाथ खुजलाया और फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए बची हुई सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा। सोमरसॉल्ट क्लाउड शीक्वेहान ने कलाबाजी की और तुरंत फिनिश लाइन पर पहुंच गई। उसने पीछे मुड़कर वहां खड़े जिंगू बांग की ओर देखा। भूल जाओ, ओल्ड सन जा रहा है। शीक्वेहान अचानक अपनी नॉर्मल हालत में लौट आया और जिंगू बैंग भी गायब हो गया। फिर बड़ी स्क्रीन पर बताया गया कि उसने ट्रायल पास कर लिया है। अरे या वाह! पपेट मास्टर ने कहा कि वह भेड़िए को बदल देगा, क्योंकि उसका प्रेरी भेड़िया इस छड़ी के नीचे राख में बदल गया था। 20 साल से ज्यादा समय में शीक्वेहान की लेवल क्लियर करने की स्पीड छठी सबसे तेज थी जो उसने कभी देखी थी। पिछली 5 एबिलिटीज स्पेस, ट्रांसलोकेशन, टेलीपोर्टेशन, फ्लैश और ट्रांसफर थीं। यह अभी भी उसका कान साफ करने में थोड़ा समय लेने का नतीजा था। इस साल के फ्रेशमैन बहुत अच्छे हैं। भेड़िए का शरीर वापस लगा दें और 3 मिनट बाद ट्रायल जारी रखें। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर शीक्वेहान ने बस अपना कान खुजाया और एक छड़ी निकाली, उसे बाहर फेंका और फिर कैमरा घूम गया और वह फिनिश लाइन पर दिखाई दिया। मुझे नहीं पता उसकी इतनी तेज काबिलियत क्या है। मैं नहीं समझता। शी का इंतजार कर रहे लोगों को उसकी काबिलियत समझ नहीं आई। अगले ट्रायल में हिस्सा लेने वाला ज्यादा नॉर्मल था। उन्होंने अपनी काबिलियत का भी इस्तेमाल नहीं किया और आखिर में कुछ खतरे के साथ पास हुए। यह बहुत मुश्किल नहीं लगता जब तक कि आपको एक ही समय में एलियन जानवरों और दलदल का सामना न करना पड़े। तब तक रास्ता पक्का करना कोई समस्या नहीं है। टैन जोलिन को भरोसा था। क्यों जिन ने पूछा, हम साइन अप क्यों न करें? लेकिन आज का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है और अभी भी कई लोग लाइन में हैं। टैन जोलिन को लगा कि ट्रायल में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसे अचानक याद आया कि सीनियर सी कोंग याओ याओ ने फर्स्ट लेवल ट्रायल पास करने के फायदे के बारे में क्या कहा था। चैट हिस्ट्री खोलें और उसे खोजें। फैंग शेंग, सीनियर सी कोंग ने कहा कि पहले लेवल का ट्रायल पास करने के बाद खेती और रहने के लिए दूसरी दुनिया के शहर में एक घर दिया जाएगा। कल उन्होंने खास तौर पर टैन जोलिन को इस मामले के बारे में बताने के लिए एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हर कोई स्कूल शुरू होने के कम से कम 1 महीने बाद ट्रायल को चुनौती देगा और टीचर उस दौरान इस मामले पर बात करेंगे। लेकिन वे बहुत जल्दी गुजर गए, इसलिए उसे उन्हें पहले से बताना पड़ा। क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन टीम है जिसमें मॉडलिंग, पत्थर मैनिपुलेशन, दीवार बनाने और दूसरी एबिलिटीज हैं, इसलिए बनाया गया शहर बहुत बड़ा है जिसमें कई घर हैं और दूसरी दुनिया की आबादी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे कमरे खाली हैं। अदरवर्ल्ड मैनेजमेंट ब्यूरो ने यह तरीका सोचा, ट्रायल पास करने के लिए एक घर भेजा। अगर आप उसमें नहीं रहते हैं तो आप उसे किराए पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं। और यह सिर्फ पहली बार ट्रायल पास करने पर ही जारी किया जाएगा और हर बार जब आप ट्रायल पास करेंगे तो आपको सिर्फ 300 पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों जिन ने कहा, तो फिर हम दूसरी दुनिया में रह सकते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। मेरी जिंदगी का पहला घर इतनी जल्दी मेरे हाथ में आ गया, फिर भी मैं इतना शांत क्यों महसूस कर रहा हूं? क्योंकि आपने इसे अभी तक नहीं देखा है। सी कोंग याओ याओ के प्रॉम्प्ट के अनुसार टैन जोलिन ने अदरवर्ल्ड एक्सप्रेस माई एसेट्स हाउसिंग मैनेजमेंट इंटरफेस खोला और सच में उसके नाम से एक घर दिखाई दिया। क्यों जिंग ने भी इसे खोला और कमरा नंबर देखा। हम दोनों एक दूसरे के बगल में हैं, हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो आपसे मिलना चाहता है, सपने देखो। मैं जिसका सपना देख रहा हूं वह तुम हो। यह सुंदरी है ना? चले जाओ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 61 चैप्टर 61 गलत लड़की का हॉस्टल। क्योंकि देर हो रही थी, इसलिए वे अगली दोपहर फिर से दूसरी दुनिया में अपने नए घर जाने के लिए राजी हो गए। पोर्टल के जरिए कैंपस सी में लौटने और कुछ समय प्यार से बिताने के बाद वे अपने अपने डॉर्म में वापस चले गए।
कि जिंग बहुत खुश था और डॉर्म की लिफ्ट लेते समय वह एक मजेदार धुन बजा रहा था। उसे कमरा नंबर 519 मिला और उसने दरवाजा खोला। जो दिखाई दिया वह एक सुंदर महिला थी जिसकी पीठ किसी की तरह थी और उसने पीछे पोनीटेल बना रखी थी। टकराना। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपनी लाइट बॉडी स्किल को एक्टिवेट करके वह बिजली की तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैंने तो शराब भी नहीं पी थी, तो मैं लड़कियों के हॉस्टल में कैसे घुस गई। क्योंकि जिन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और लगभग उसका एम्परर इंजन चालू हो गया है। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या कल स्कूल की कन्फेशन वॉल पर उसकी पोल खुल जाएगी? यह कौन समझता है? एक आदमी लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया और सच में ऐसा किया। पूरी दुनिया के सामने अपनी सामाजिक मौत के बारे में सोचते ही कि जिन को लगा कि उसकी जिंदगी फीकी पड़ रही है। नहीं, अभी भी झा यिन थी जो उसे रोशनी दे सकती थी। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, डॉर्म ग्रुप में एक मैसेज आया, मियाओ कुई की जिंग आप डॉर्म के सदस्यों पर एक नजर डालने के बाद गायब क्यों हो गईं? क्या? मैंने डॉर्म के सदस्यों पर नजर डाली। उसे कैसे पता चला कि मैंने लड़कियों के डॉर्म की तरफ देखा था? क्या यह खबर इतनी तेजी से फैल रही है? रुको, एक खास बात है। क्यूई जिंग शांत हो गई और ध्यान से सोचने लगी। तो यह मियाओ कुई का ट्रांसफॉर्मेशन था जो मुझे मौत के डर से डरा रहा था। शुक्र है कि मैं गलत डॉर्म में नहीं पहुंच गया। कि जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए जब वह फिर से ऊपर चला गया। उसने डॉर्म का दरवाजा खोला जिसे वह लगभग तोड़ ही चुका था। अंदर एक खूबसूरत गोरी लड़की थी। यान चेंग पोनीटेल में थी और सोंग जियांग बस कट में थी। तुम अभी कहाँ थे? क्यों जिंग ने सोंग जियांग से पूछा। सोंग जियांग ने हैरानी से कहा, मैं अभी बाथरूम में था। क्या हुआ? तुम बिना किसी वजह के बाथरूम में क्या कर रहे हो, उन दोनों को बाहर छोड़कर? कोई कैसे बता सकता है कि यह मेल डॉर्म है या फीमेल? क्यों जिंग ने शांत होने का नाटक किया और कहा, कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। ओह, मियाओ कुई ने पूछा, तुम अभी कहाँ गए थे? वह यह जानने को उत्सुक था कि दरवाजे पर एक नजर डालने के बाद की जिंग क्यों गायब हो गई। क्यों जिंग को यह कहने में बहुत शर्म आ रही थी, मैं अभी बाथरूम गई थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। ओह, मैं समझा। मैंने अंदाजा लगाया कि सोंग जियांग डॉर्म के बाथरूम में है, इसलिए मैं सीधे हॉलवे में पब्लिक टॉयलेट में चला गया। वाह, तुम्हारी आंखें कितनी तेज हैं, तुम एक नजर में बता सकते हो कि सोंग जियांग कहाँ है। यह ठीक है, यह ठीक है। आखिरकार वह उन्हें धोखा देने में कामयाब हो गया। हालांकि कि जिन को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इस बात को अपने मन में दबाए रखना ही बेहतर था। फिर उसने पूछा, तुम डॉर्म में इस तरह क्यों बदल रहे हो? मियाओ कुई ने कहा, पावर का इस्तेमाल करके सोर्स पावर की कुल मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मैं बाहर ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत नहीं करता और मैं सोते समय ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिर्फ अभी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो यह ऐसा ही है। क्यों जिन को अचानक समझ आ गया। अगर वह हॉस्टल में हर दिन ऐसा रूप लेता है तो अगर इससे मेरी आंखें खराब हो गईं तो मैं क्या करूंगा? मैं गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढूंगा? यान चेंग की आवाज आई, और हर दिन खूबसूरत औरतों के साथ बिताने के बाद अगर मैं भविष्य में मिलने वाली हर लड़की के साथ भाई जैसा बर्ताव करूं तो मैं क्या करूंगा? विषय बदलते हुए उन्होंने कहा, मियाओ कुई, लेकिन मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड मिलना किस्मत, अंदर की खूबसूरती और हौसले पर निर्भर करता है। तो डॉर्म में जितना चाहो बदलो, जैसे चाहो बदलो। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि हिम्मत भी देंगे, क्योंकि इससे हमें दिखावे से आगे की दुनिया देखने को मिलेगी। हे भगवान, खूबसूरत लड़कियों को देखने की चाहत इतनी बड़ी बात लग रही है, जैसी तुमसे उम्मीद थी, यान चेंग। मियाओ कुई खुश हुआ, यह अच्छा है, मुझे लगा था कि आप लोग सहमत नहीं होंगे। सोर्स पावर बढ़ाना ही मुख्य बात है, हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? सोंग जियांग ने सिर पर बादल छाए हुए कहा। क्यों जिंग ने सिर हिलाया, हाँ, हमें देखना भी पसंद है। यह कहने के बाद मियाओ कुई ने क्यूई जिंग को सावधान नजर से देखा। नहीं, ऐसा क्यों? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे बस नज़ारे देखना पसंद है। मियाओ कुई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम क्या समझते हो? मैं सच में उस तरह का इंसान नहीं हूं, ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है आपको नज़ारे देखना पसंद है। हाँ, यह सही है, मुझे बस सुंदर चीजें पसंद हैं। अगले दिन जैसे ही क्यू जिंग ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक छोटी लड़की डॉर्म के फर्श पर कुर्सी पर बैठी अपने फोन से खेल रही थी। यह मियाओ कुई ही होगा। क्यू जिंग ने नींद भरी आंखों से अपने बंक की तरफ देखा और वहां कोई नहीं था। यह वही होना चाहिए। मियाओ कुई, आज तुम इतने छोटे क्यों हो गए? तुम तो 5-6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। यह सुनकर मियाओ कुई तुरंत अपने बड़े राज्य में लौट आया और 16 साल की खूबसूरत लड़की बन गया। मैं लिटिल बरीड में बदल गया, मैं बड़ा या छोटा बन सकता हूँ और कभी भी दोनों रूपों के बीच बदल सकता हूँ। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। क्यू जिन ने कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। ओह, तुम्हारे पास इस तरह की काबिलियत है, यह कमाल की बात है। क्या उसके पास कोई और स्किल्स हैं? नहीं, बस यही एक। मियाओ कुई को पहले से ही इसकी आदत थी। ज्यादातर समय उसकी काबिलियत रोल प्लेइंग के लिए इस्तेमाल होती थी और कभी कभी ही वह इतना लकी होता था कि उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर पाता था। लेकिन वह पहले से ही इन एनीमे कैरेक्टर्स में बदल पाने से बहुत खुश था। लड़ाई और हत्या क्यों होनी चाहिए? आरामदायक जीवन जीना सबसे अच्छा है।
नहाने के बाद क्यू जिन और बाकी तीनों ने नाश्ता किया। इंस्ट्रक्टर मान गए कि मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, यान चेंग ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छी हालत में हैं। हाँ और क्या, क्यू जिन ने सिर हिलाया। यान चेंग चिल्लाया, मुझे भी ऐसा ही ट्रीटमेंट चाहिए। चलो, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें देर हो जाएगी। कि जिंग ने उन तीनों की ईर्ष्या भरी आंखों को देखा, उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। जब वे पहुंचे तो क्यू जिंग ने लाइन में खड़े होने का नाटक किया। इंस्ट्रक्टर के उन्हें दौड़ना शुरू करने के लिए कहने के बाद कि जिंग ने एक छोटा स्टूल निकाला, जमीन पर बैठ गया और अपने फोन से खेलने लगा। उसे देखने के बाद खेल के मैदान में मौजूद लोगों ने अंदाजा लगाया कि क्या क्यूई जिंग को कोई शारीरिक समस्या है और वह दौड़ नहीं सकता। सिर्फ यान चेंग और बाकी दो लोगों को ही हर बार बुरा लगता था जब वे पीछे मुड़कर देखते और कि जिंग को अपने फोन से खेलते हुए देखते। यह वास्तव में कष्टप्रद है। वह इतना आराम से कैसे रह सकता है जबकि हमें एक शैतान इंस्ट्रक्टर का पीछा करना पड़ता है। दौड़ खत्म होने के बाद खेल के मैदान में लोग वैसे ही बेसुध पड़े थे जैसे कल थे। कल कपड़ों का फैक्टर था और बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन आज उन सबने डर्टी रेसिस्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहन ली और सब जमीन पर लेट गए। डीन लैन की जीवन की बारिश फिर से मिलने के बाद उनमें फिर से जान आ गई। इकट्ठा होने के बाद ये बुफान ने एक सवाल उठाया, इंस्ट्रक्टर, हम सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, फिर भी हमें दौड़ना क्यों है? झांग किलोंग ने कहा, सोर्स पावर कल्चर का तरीका आपके फैट को मजबूत करता है, लेकिन दौड़ने से फैट लीन मीट में बदल सकता है, नहीं मसल्स में। मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है, फर्म फैट या मसल है ना। बोलने के बाद उन्होंने मेहनत बचाने वाले दौड़ने के आसन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। स्टूडेंट्स ने यह घंटा अलग अलग तरह से रोते हुए बिताया। डीन लैन दिन में सिर्फ एक बार ही क्यों आते हैं? उन्हें अभी भी अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए दूसरी क्लास तक जाना पड़ा। अगली क्लास का नाम एबिलिटी स्टडीज था। वे किस बारे में बात करेंगे? 62 चैप्टर 62 अलौकिक स्टूडेंट्स अपने थके हुए शरीर को क्लासरूम में घसीटते हुए ले गए, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए थे। वे सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एबिलिटीज का परिचय क्लास में क्या सिखाया जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा, यह जरूर एबिलिटी डेवलपमेंट का इतिहास होगा। यह समझ आता है। एक और स्टूडेंट ने कहा, यह पक्का सभी तरह की एबिलिटीज को कवर करेगा। यह समझ आता है। एक और स्टूडेंट ने कहा, यह इस बारे में भी हो सकता है कि एबिलिटी कैसे डेवलप करें। यह समझ आता है। क्लास की घंटी बजी और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने एक सुंदर समझदार महिला क्लासरूम में आई। मेरा नाम सेनशी है और मैं आपको एबिलिटीज का इंट्रोडक्शन सिखाने के लिए जिम्मेदार हूं। सेनशी ने नए एनरोल हुए युवाओं के इस ग्रुप को टीचर होने की खुशी के बिना सिर्फ नाराजगी से देखा। असल में वह यहाँ टीचर नहीं बनना चाहती थी। एक मजबूत औरत होने के नाते जो लड़ाई के मैदान में लड़ना चाहती थी, उसकी इच्छा इस बड़ी दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की थी, न कि यहाँ लोगों को पढ़ाना और एजुकेट करना। लेकिन किसने उनकी टीम लीडर को उन्हें वापस आने और 1 साल तक आराम करने के लिए मजबूर करने को कहा? उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह दूसरी दुनिया में घूमती रही तो वह लोगों से बेसिक बातचीत भी नहीं कर पाएगी। यह सच कैसे हो सकता है? क्या वह 8 साल तक दूसरी दुनिया में काम करने के बाद जंगली बन जाएगी? टीम में 6 लोग थे, क्या उनसे बातचीत करना बातचीत नहीं माना जाएगा? इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। टीम लीडर ने बोल दिया था तो वह क्या कर सकती थी? एक व्यक्ति अकेले दूसरी दुनिया को नहीं संभाल सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वह घटिया टीम लीडर जरूर किसी आदमी को ढूंढने गया होगा। उन बोरिंग आदमियों में ऐसा क्या अच्छा था? उनके साथ रहना किसी एलियन जानवर की गर्दन पर ब्लेड से वार करने जितना अच्छा नहीं था। वापस आना तो वापस आना ही था, उसने सोचा। अनाथ होने के कारण उसे नहीं पता था कि वापस आने के बाद वह क्या कर पाएगी। लेकिन उसके कॉलेज रूममेट वेन जिंग, जो एबिलिटी एकेडमी में टीचर थे, जानते थे कि वह वापस आ रही है और उन्होंने उसे यहां आने और अपने साथ रहने के लिए परेशान किया। टीम लीडर भी सहमत हो गया। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह इसे आजमाने आई। वैसे भी यह सिर्फ 1 साल के लिए था। वह क्लास में लेसन प्लान को फॉलो कर सकती थी। आज बाहर जाने से पहले वेन जिंग ने उसे बहुत अच्छे कपड़े पहनाए और उसे हाई हील्स भी पहना दी जो लड़ाई के लिए सही नहीं थीं, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के चश्मा भी पहना दिया, यह कहते हुए कि एक टीचर को ऐसा ही दिखना चाहिए। सेनशी उसका विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसे उसकी बात सुननी पड़ी। बहुत परेशानी वाली बात है। क्लास का समय। लेसन प्लान खोलकर उसने उसमें से पढ़ा, एक एबिलिटी एक जादुई शक्ति है। यह सोर्स पावर से चलती है और इसे दुनिया भर में घूमने वाले लोग पा सकते हैं। जब हम दुनिया में घूमते हैं, यानी दूसरे डायमेंशनल गेट से कांटेक्ट करने के बाद, हमें एक एबिलिटी मिलेगी। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने से शरीर की इसके लिए एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एडजस्ट करने की क्षमता की एक सीमा होती है। जब लिमिट पूरी हो जाएगी तो यह वाल्व को तोड़कर तभी दोबारा अपग्रेड होगा जब यह एक खास सोर्स पावर मैग्नेटिक फील्ड में होगा। बहुत परेशानी वाली बात है। लेसन प्लान बहुत लंबा चौड़ा है। बस एक एबिलिटी को एक वायरस की तरह समझें। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके शरीर को इन्फेक्ट करता है। यह जितना ज्यादा इन्फेक्ट करता है उतना ही यह अपग्रेड होता है।
मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सोर्स पावर की तुलना एक वायरस से कर रहा हूँ। मैं बस एक टीचर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। सेनशी ने आगे कहा, अगर आप बीच में अपग्रेड नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरी दुनिया में जाना होगा। वहां का मैग्नेटिक फील्ड वायरस को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है ताकि आप फिर से अपग्रेड कर सकें। यह एक अच्छा एक्सप्लेनेशन था। मैं आज खुद को ग्रेट वाइल्डरनेस बुल के एक एक्स्ट्रा पैर से रिवॉर्ड दूंगा। टीचर, दुनिया घूमने वाले लोग एबिलिटी पा सकते हैं, तो क्या एलियन जानवर भी धरती पर आकर एबिलिटी पा सकते हैं? बाई शियाओ ने हाथ उठाकर पूछा। सेनशी ने अपना चश्मा उतार दिया, जिससे उसका तीखा चेहरा दिखने लगा। हाँ, वे कर सकते हैं, लेकिन बिना दिमाग वाले एलियन जानवर खास तौर पर दूसरे डायमेंशन के गेट नहीं ढूंढेंगे। सिर्फ वही एलियन नस्लें जिन्होंने सभ्यताएं बनाई हैं, धरती पर आने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगी। इसलिए हमें दूसरे डायमेंशनल गेट्स की रक्षा करनी चाहिए और एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सेनशी ने पिछले साल एलियन जातियों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। यह कहना होगा कि उनसे निपटना बिना दिमाग वाले एलियन जानवरों से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वे भागना भी जानते थे, लेकिन उनकी हर नस्ल में सिर्फ एक काबिलियत होती है, जबकि हम इंसानों में बैल के बालों से भी ज्यादा काबिलियत होती है। वे बस टिकाऊ नहीं होते। बैल के बालों से ज्यादा होने के बारे में वह कहावत क्या थी? मैंने बहुत समय से मुहावरे इस्तेमाल नहीं किए हैं, मैं वे सब भूल गया हूँ। जियान फेंगली खड़े हुए और पूछा, टीचर, क्या कोई एलियन रेस पृथ्वी पर सक्सेसफुली आ गई है? सेनशी ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी उंगलियां ऊपर उठाकर गिनती की। वे इस साल 31वीं क्लास थे। 31-11 बराबर 30-10 बराबर 20। हाँ, यह 20 है। 20 साल पहले हमारे देश को यह नहीं पता था कि दूसरे देशों ने भी दूसरे डायमेंशनल गेट खोजे हैं, लेकिन उस समय पड़ोसी आइलैंड देश में विदेश में पढ़ रहे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने वहां मॉन्स्टर देखे थे, बहुत सारे मॉन्स्टर। वे राक्षस लोगों को भी खा जाते थे। अच्छी बात यह थी कि वह बच निकला और मदद के लिए बुलाने के सिग्नल वाले एक आइलैंड पर भाग गया। उस समय हमने एक एबिलिटी यूजर हंटर, जो अभी अभी लेवल 5 पर पहुंचा था, जो अंकल होंग है, को भेजा और उनकी हंटर टीम को सिचुएशन की जांच करने के लिए वहां भेजा। जब वे वहां पहुंचे तो आइलैंड देश के 4 आइलैंड में से एक पहले ही गिर चुका था। मुझे नहीं पता कि वह कौन सा द्वीप था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अंकल हांग ताकतवर थे। उन्होंने एक दिन में ही उस आइलैंड पर सभी एलियन जातियों को खत्म कर दिया। भले ही उन एलियन जातियों ने कई काबिलियत हासिल कर ली थी, लेकिन अंकल हांग के सामने वे छोटी थीं। आखिर में उन्हें अपराधी भी मिल गया। फिर हमने गेट पर कब्जा करने के लिए लोगों को भेजा और अब भी हम वहां कंट्रोल करते हैं। सेनशी की टीम लीडर हंटर हांग वेई की बेटी थी, इसलिए जब भी वह शहर लौटती थी तो हंटर टीम अक्सर उसे ड्रिल करती थी और उनके साथ उसका अच्छा रिश्ता था। वह अक्सर उन्हें अंकल कहती थी। बाद में जांच के बाद पता चला कि आइलैंड देश को शुरू से ही इस दूसरे डायमेंशनल गेट का पता चल गया था। उन्होंने एक जांच टीम भेजी और पाया कि गेट के दूसरी तरफ कोई खतरा नहीं था, इसलिए वे चुपके से वहां बसना चाहते थे। जैसे ही उनके लगभग सभी बड़े अधिकारी अंदर आ गए, उन्हें एलियन जातियों ने खोज लिया। जब उन्होंने इन राक्षसों को देखा तो वे तुरंत झुक गए और दया की भीख मांगने लगे, जिसके कारण उनमें से आधे से ज्यादा मारे गए। बाकी बचा हुआ इंसान, जिसे मेंटल कम्युनिकेशन की काबिलियत मिली थी, उन एलियन जातियों को दूसरे डायमेंशनल गेट के पीछे ले गया और उसे भी खा लिया गया। असल में एलियन जातियों को दूसरे डायमेंशन का गेट इतनी जल्दी नहीं मिलता। यह सब उस सॉफ्टी की गलती थी, जिसकी वजह से एक आइलैंड पर लोगों का नुकसान हुआ। इस बारे में बात करते हुए सेनशी इतनी गुस्से में थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह उन लोगों से नफरत करती थी जो कमजोरों को परेशान करते थे और सबसे ज्यादा डरती थी। इसके बाद उनके कुछ बचे हुए बड़े अधिकारियों ने पहले की तरह इस मामले को दबा दिया और उस आइलैंड पर आकर बसने लगे और फिर आइलैंड धीरे धीरे ठीक हो गया। सेनशी ने आगे कहा, बाद में हमारे देश के नेतृत्व में अलग अलग देशों ने मिलकर ग्लोबल एबिलिटी एसोसिएशन बनाया और दुनिया भर में दूसरे डायमेंशनल गेट्स की बड़े पैमाने पर जांच शुरू की ताकि प्रायोरिटी कंट्रोल हासिल किया जा सके। उन्हें असल में 2 दूसरे डायमेंशनल गेट मिले जिन पर एलियन जानवर रहते थे, एक अफ्रीका में और दूसरा अंटार्कटिका में। अंकल हांग की ताकत की वजह से वे सब साफ साफ मारे गए। सेनशी को अब भी हांग वेई की काबिलियत से बहुत जलन होती थी, लेकिन उनकी बेटी का एबिलिटी नाम बहुत मजेदार था। उनकी टीम लीडर हांग शियाओले यह एबिलिटी पाने वाली दुनिया की दूसरी इंसान थीं। हर कोई जानता था कि हांग वेई दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने एक क्षमता की खोज की और उसे हासिल किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हांग वेई उस समय अपनी पीठ पर 1 साल की बेटी को ले जा रहा था। अपनी बेटी को बचाने के लिए हांग वेई ने पूरी ताकत से उन खूंखार प्रेरी भेड़ियों से 2 दिन तक लड़ाई लड़ी। खुशकिस्मती से वे दोनों बच गए, लेकिन क्योंकि यह काबिलियत दिमाग में मौजूद जानकारी के आधार पर रैंडम तरीके से चुनी जाती है, तो 1 साल का बच्चा क्या जान सकता है? खाना पीना, शौच और सोना। तो हांग शियाओले को ग्लूटनी एबिलिटी मिल गई। वह खाने से और मजबूत बन सकती है। हालांकि सेनशी अक्सर उसे पेटू कहकर हंसती थी, लेकिन वह सच में उससे जलती भी थी। 63 चैप्टर 63 जीनियस टीचर सेनशी। तो इसीलिए पड़ोसी आइलैंड देश में ज्यादा हाई लेवल एबिलिटी यूजर नहीं दिखते। बिल्कुल, हमारे देश में 11 टॉप टियर एबिलिटी यूजर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में 8 हैं, उत्तरी देश में 7 हैं और बाकी सब मिलाकर सिर्फ 34 हैं।
यह 34 नहीं 35 है। आपने गेम किंग को नहीं गिना, जो 2 महीने पहले ही आगे बढ़ा है। ओह हाँ, मैं भूल गया। मुझे अब भी लगता है कि यह हाई स्कूल के दिनों जैसा है। सेनशी नीचे स्टूडेंट्स को बिना टोके जोर शोर से चर्चा करते हुए देख रहे थे। उसने छिपकर सुनने के लिए अपनी हाई लेवल मेंटल पावर का भी इस्तेमाल किया। इस स्टूडेंट ने सही बात कही है, एलियन जानवरों को मारना बहुत मजेदार है। वह स्टूडेंट सही है, अंकल होंग सबसे ताकतवर हैं, लेकिन मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। हाँ? वह स्टूडेंट इतना डरपोक क्यों है? वे एलियन जानवरों को मारने से डरते हैं। नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझे उन्हें ठीक से पढ़ाना होगा। ठीक है, चुप हो जाओ। आगे मैं तुमसे बात करूंगा कि एलियन जानवरों का शिकार कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने आसपास देखना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि एलियन जानवरों की संख्या आपकी काबिलियत के अंदर है। आपको आसपास के इलाके को भी देखना होगा और अपने टीममेट्स के साथ अच्छा टीम वर्क करना होगा। उस एबिलिटी स्टडीज टेक्स्ट बुक का लेसन प्लान शायद किसी कोने में भूल गया होगा। छात्रों ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। टीममेट्स ढूंढते समय सबसे जरूरी बात है 2 डैमेज डीलर्स या 1 डैमेज डीलर और 1 हाई लेवल गार्डियन ढूंढना। मैं उन्हें मैन अटैकर और शील्ड बेरर कहता हूं। फिर आपको एक सपोर्ट शूटर चाहिए जो लॉजिस्टिक्स संभाले, कोई ऐसा जो बंदूक चलाए। इसके लिए ज्यादा काबिलियत की जरूरत नहीं होती। यह पोजीशन बहुत जरूरी है। उन्हें अलग अलग कॉम्बैट सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट से लैस होना चाहिए। मैं उन्हें सपोर्ट कहता हूं। आपको कम से कम एक ऐसे इंसान की भी जरूरत है जिसकी मेंटल पावर ज्यादा हो और जो जमीन के नीचे रहने वाले जीवों के हमले से बचने के लिए आसपास के इलाके की डिटेल्स देख सके। उन्हें एलियन दुनिया की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उन्हें स्काउट या कमांडर कह सकते हैं। क्या आपने अभी तक मेंटल पावर के बारे में सीखा है? मानसिक शक्ति क्या है? कि जिनको याद आया कि कैसे इंस्ट्रक्टर ली रुओशी ने क्लास के पहले दिन अपनी आंखें बंद करके लोगों की गिनती की थी। यह जरूर दिमागी ताकत से हुआ होगा। नहीं, सेनशी को उनकी दूसरी क्लास की प्रोग्रेस के बारे में नहीं पता था और उन्होंने कहा, वैसे भी यह इसी हफ्ते सिखाया जाएगा। जब तुम्हारी दूसरी कल्टीवेशन क्लास होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। पहली बार सोर्स एनर्जी कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल करना दिल के लिए खतरनाक है, लेकिन मेंटल कल्टीवेशन मेथड दिमाग के लिए खतरनाक है। वह लापरवाही से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर वह गलती से कुछ स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना देती तो वह पापी बन जाती। चलिए इसके बजाय इस बारे में बात करते हैं कि एलियन दुनिया में कैसे जिंदा रहें। शॉर्ट में, टीममेट्स ढूंढते समय आपको जरूरी नहीं कि उनके पास मजबूत एबिलिटीज हों, क्योंकि अब हमारे पास बहुत मजबूत इक्विपमेंट हैं। जब तक आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं और मौत की तलाश में नहीं हैं, तब तक आपकी कॉम्बैट पावर हमेशा काफी रहेगी। लेकिन आपके पास अच्छी टीम वर्क और भरोसा होना चाहिए ताकि आप भरोसे के साथ उन्हें अपनी पीठ थपथपा सकें। भरोसे के बिना चाहे आपकी लड़ने की ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, लड़ाई मजेदार नहीं होगी। आप एक दूसरे के लिए रुकावट बनेंगे और गंभीर मामलों में इससे टीम पूरी तरह खत्म हो सकती है। अगर आगे की लाइन लड़ते समय पीछे की लाइन पर भरोसा नहीं करती, लगातार पीछे देखती रहती है, अपने साथियों की बातों पर यकीन नहीं करती और कभी कभी दूर देखकर हालात देखती है, तो उनकी लड़ने की ताकत कैसे मजबूत हो सकती है? आप अकेले भेड़िया बनकर भी रह सकते हैं, कम से कम आप ज्यादा सावधान तो रह सकते हैं। जैसे ही कि जिन सोच रहा था कि जब तक वह कुछ सालों तक धीरे धीरे इनाम जीतता रहेगा, वह एलियन दुनिया में अकेले ही जीत सकता है। ये बुफान ने जोर से पूछा, टीचर, अकेले एलियन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कितना स्ट्रांग होना चाहिए? अकेले एक्सप्लोर करें। सेनशी ने उन टॉप टियर एबिलिटी यूजर्स को याद किया और कहा, एलियन दुनिया को एक्सप्लोर करने का पहला पॉइंट यह है, आपको रात में सोने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रात में एलियन जानवरों की संख्या दिन के मुकाबले कम नहीं होती, इसलिए अकेले घूमने के लिए जरूरी है कि आप एलियन दुनिया में सुरक्षित सो सकें। दूसरी बात, आपके पास बहुत मजबूत कॉम्बैट पावर होनी चाहिए। कई तरह के एलियन जानवर हैं और आपको कभी नहीं पता होता कि उन अनरिकॉर्डेड एलियन जानवरों या नस्लों में क्या अजीब काबिलियत है। इसलिए आपको बहुत मजबूत होना होगा, इतना मजबूत कि आप जिसका भी सामना करें उसे मार सकें। जरूरी नहीं कि आप उन्हें मार ही दें, अपनी सुरक्षा खुद कर पाना, भाग जाना या उन्हें मार देना, ठीक है। आखिर में आपको लेवल 5 एबिलिटी वाला यूजर बनना होगा। टीचर, मैं बस यह पूछना चाहता था कि एलियन दुनिया में कुछ पॉइंट्स कमाने के लिए सुबह जल्दी निकलने और देर से लौटने के लिए किन एबिलिटीज की जरूरत होती है? आपको क्या लगता है कि मैं कुछ सालों के लिए एलियन दुनिया में क्यों घूमने जा रहा हूं? ये बुफान को लगा कि यह बहादुर महिला टीचर बिल्कुल भी एबिलिटी स्टडीज की टीचर नहीं लगती, बल्कि लड़ाई की दीवानी लगती है। उसे अपने एक्सप्रेशन मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता था। जब वह बता रही थी कि उसने अभी अभी एलियन जानवरों को कैसे मारा, तो उसकी भौहें नाच रही थीं और जिस तरह से वह उंगलियों पर गिनती कर रही थी, वह सच में थोड़ा अजीब था। और उसका नाजुक चेहरा, कौन सा स्टूडेंट ऐसी टीचर को पसंद नहीं करेगा? सेनशी इस बात से अनजान कि उसके हाव भाव उसके अंदर के विचारों को पूरी तरह से बता चुके थे, ने आगे कहा, हमारे देश में 3 लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यह सुनकर कि टीचर लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स के बारे में बात करने वाले हैं, नीचे बैठे स्टूडेंट्स ने कान खड़े कर लिए।
नंबर 1 क्षमता उपयोगकर्ता हंटर हांग वेई के बहादुरी भरे कामों के अलावा वे आमतौर पर केवल कुछ लोगों की क्षमता के नाम जानते थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमताओं का खुलासा किया था। यह देखकर कि वे इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, सेनशी को भी दिलचस्पी हो गई। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ लेवल 5 एबिलिटी वाले यूजर्स के पास हाई अटैक पावर होती है, कुछ के पास हाई डिफेंस होता है, कुछ के पास बड़ी अटैक रेंज होती है और कुछ के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं होती। इसलिए लेवल 5 एबिलिटी वाले यूजर्स को अभी भी टीम बनाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हंटर हांग वेई की हंटर टीम, आप इसके बारे में जानते हैं, है ना? हम जानते हैं। वे हर दिन किताबों में अपने बहादुरी भरे कामों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि उनकी काबिलियत क्या है। हम बहुत उत्सुक हैं। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं: भटकने वाला, शून्यता और लापरवाह। अमर सेनशी ने नीचे स्टूडेंट्स के रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, वे सब ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे बस सेंटर ऑफ अटेंशन होने का यह एहसास अच्छा लगता है। उसने अपना गला साफ किया और कहा, द वांडरर की काबिलियत फ्रीडम है। क्या आप जानते हैं कि फ्रीडम क्या है? टीचर, हमें सस्पेंस में मत रखिए। हम बस आपकी बात सुनना चाहते हैं। कौन समझा सकता है कि आजादी क्या है? चलो थोड़ा जवाब देते हैं। या अगर ठंड लग गई तो क्या होगा अगर वह जारी नहीं रखेगी? आजादी का मतलब है दुनिया में नंबर 1 होना। जब तक आप सबसे मजबूत हैं, आप आजाद हैं। जहां चाहो वहां जा रहे हो। आजादी का मतलब है जो चाहे वो करना। स्टूडेंट्स ने जोश के साथ सवालों के जवाब दिए, बस वे उससे आगे पढ़ने के लिए कहना चाहते थे। यह देखकर कि नीचे के स्टूडेंट्स इतने एक्टिव थे, सेनशी की बड़ी आंखें आधे चांद के आकार में मुड़ गईं और उसके 2 डिंपल 1 सेकंड के लिए भी गायब नहीं हुए। क्या मैं टीचर होने में जीनियस हूं? उसने ब्लैकबोर्ड को वैसे ही थपथपाया जैसे बचपन में उसे पढ़ाने वाली टीचर करती थी। स्टूडेंट्स ने तुरंत जवाब देना बंद कर दिया, जैसे अभी जो जोश था वो कभी हुआ ही नहीं था। ध्यान से सुनो, आजादी का मतलब कुछ भी ऐसा करना नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते, यही द वांडरर ने कहा था। तो जब तक वह नहीं चाहता, कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, समय भी नहीं। बताओ, क्या यह कमाल की बात नहीं है? वाह, क्यू जिन और बाकी सभी लोग बहुत जल रहे थे। जो आप नहीं करना चाहते वो न करना, क्या यह अजय नहीं है? और अमर होने के कारण, भगवान, वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग जिएं तो क्या वह उन्हें जीने से रोक सकता है? ऐसा मत सोचो कि वह अजय है। उसकी क्षमता एक पैसिव क्षमता है और यह सभी लेवल 5 क्षमता वाले यूजर्स में एकमात्र पैसिव क्षमता है। इसके अलावा वह समय के असर को अपने ऊपर बहुत कम कर सकता है, पूरी तरह से इम्यून नहीं हो सकता। उसे हर 3 साल में शेव करना पड़ता है। हर 3 साल में शेव करते हैं? बस इसमें और अमर होने में क्या फर्क है? हमें बहुत जलन हो रही है। उसकी काबिलियत के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अगले वाले खालीपन के बारे में बात करते हैं। 64 चैप्टर 64 एलिमेंटल लिमिट्स। जबकि जिन ने शुरू में वॉइड टाइटल देखा तो उसने अंदाजा लगाया कि उसकी काबिलियत स्पेस से जुड़ी है। अब जवाब बताने का समय आ गया था। वॉइड की एबिलिटी स्पेस मैनिपुलेशन है। मुझे लगता है कि हर कोई इसका अंदाजा लगा सकता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सेनशी के हाव भाव देखकर जो ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो, जल्दी करो और मुझे मनाओ, जल्दी करो और मुझे मनाओ। स्टूडेंट्स समझ गए कि अब उन्हें फिर से मनाने का समय आ गया है। आपके चेहरे पर भाव साफ दिख रहे हैं। अफसोस, आपको अपने टीचर को खुद ही मनाना पड़ता है। टीचर, प्लीज हमें बताइए। हम सच में इसे सुनना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के बिना हमें बहुत अजीब लग रहा है, जैसे हमारे दिल पर चिंटियां रेंग रही हों। आप सबसे अच्छे टीचर हैं। आप हम जैसे बेवकूफों को ध्यान से क्यों नहीं समझाते? हमें अपनी मूर्खता में शामिल मत करो। टीचर होने का यह एहसास राक्षसों को मारने से बुरा नहीं है। वेन जिंग हमेशा यह शिकायत क्यों करती है कि उसके स्टूडेंट्स में जोश की कमी है? ऐसा लगता है कि मैं एक नेचुरल टीचर हूं। सेनशी के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। स्पेस है ना? अगर आप सब इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। वॉइड की एबिलिटी को स्पेस कहा जाता है और वह स्पेस से जुड़ी कई चीजें कर सकती है। स्पेस फोल्डिंग से वह एक टेम्पररी स्पेस डोर या पोर्टल खोल सकती है। यह एक स्ट्रेटेजिक महत्व वाली स्किल है जिससे आप धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ सकते हैं, लेकिन यह आपको सीधे दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकती। क्यों जिन के अंदर की आवाज ने उसे बताया कि वॉइड की काबिलियत एकेडमी के टेलीपोर्टेशन पोर्टल से जुड़ी हुई थी। इसमें स्पेस जंप भी है जो तुरंत यहां से वहां जा सकता है। स्पेस स्टीयरिंग से वह किसी की जगह को फाड़कर सीधे उसे मार सकती है। पर्सनल स्पेस उसे चीजें स्टोर करने की इजाजत देता है और लोग भी अंदर आ सकते हैं। इस एबिलिटी से आप किसी भी समय दूसरी दुनिया में आराम कर सकते हैं। सबसे मजबूत चाल है स्पेस बैनिशमेंट, जिसमें सीधे स्पेस का एक हिस्सा मिटा दिया जाता है और उस स्पेस में सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी एबिलिटीज के बारे में मुझे नहीं पता। जब तुम लेवल 5 पर पहुंच जाओ तो जाकर खुद उससे पूछ लेना। टीचर, लेवल 5 तक पहुंचना इतना आसान मत बनाइए। दुनिया में कितने एबिलिटी यूजर हैं?
हमारी बारी कैसे आ सकती है? या जब मैं लेवल 5 पर पहुंचूंगा तो मैं आपको पूछने में मदद करूंगा। पूछने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेनशी ने अपने छोटे बाल झटक दिए और अपनी छाती थपथपाकर कहा, चिंता मत करो, मैं तेज हो जाऊंगा। अगला लेवल 5 पक्का मैं ही होऊंगा। कितनी आत्मविश्वास भरी बातें। उनमें से ज्यादातर को लगा कि लेवल 5 तक पहुंचना नामुमकिन है और किसी ने कभी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की थी कि वे लेवल 5 तक जरूर पहुंचेंगे। अचानक यह सीधी सादी जानकार लड़ाई के मामले में सुंदर, बिंदास और थोड़ी क्यूट टीचर इतनी कॉन्फिडेंट और रौबदार है। क्या करें, वे उससे बहुत प्यार करते हैं। बधाई हो टीचर। बधाई हो टीचर। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। क्या चापलूसी है? मैं भी चापलूसी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अगला लेवल 5 निश्चित रूप से टीचर होगा। अगर टीचर नहीं है तो मैं खा लूंगा। भाई, इतना बेरहम होने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं टीचर का कुत्ता हूँ। पूरी क्लास ने टीचर सेन की तारीफ की और उन्हें हिम्मत दी, उनका हौसला बढ़ाया। टैन जोयन भी टीचर की तारीफ कर रहा था। टीचर, आप जरूर कर सकते हैं, उसने क्यूई जिंग से कहा। टीचर बहुत कूल है कि जिंग को भी लगा कि यह टीचर बहुत हावी था, दिल खोलकर और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था। वह कब ऐसा इंसान बन पाएगा? पोडियम पर सेनशी को उम्मीद नहीं थी कि उसने बस एक वाक्य कहा था और पूरी क्लास में गुस्सा फैल गया। हालांकि अभी वह बहुत जल्दी में थी, लेकिन इन बच्चों को उसे चीयर करते देखकर उसे इस क्लास से मिली पहचान और आशीर्वाद महसूस हुआ, जिससे उसका दिल खुश हो गया। फिर उसे और मेहनत करनी होगी और लेवल अप करने की कोशिश करनी होगी। वह उन्हें निराश नहीं कर सकती। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा। हालांकि उसकी काबिलियत हंटर या ग्लूटोनी जैसी नहीं थी, जिससे वह जल्दी से अपनी काबिलियत सुधार सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसे अपने कैप्टन हांग शियाओले से आगे निकलने और उससे पहले लेवल 5 तक पहुंचने की उम्मीद है। भले ही उसके कैप्टन को लेवल 5 तक पहुंचने वाला सबसे ज्यादा चांस वाला इंसान माना जाता था। टीचर, आपकी काबिलियत क्या है? सेनशी को उम्मीद नहीं थी कि वे अब उसकी काबिलियत के बारे में पूछेंगे। वह अभी भी सोच रही थी कि क्लास खत्म होने से पहले उसे दिखा दे और फिर उन्हें 2 दिन तक अंदाजा लगाने दे। मुझे तीसरे लेवल 5 एबिलिटी यूजर वांडरिंग इमोर्टल के बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपनी एबिलिटी के बारे में बाद में बात करूंगा। कौन जानता था कि आगे की लाइन में बैठे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, टीचर, हम बस आपकी काबिलियत के बारे में सुनना चाहते हैं। हम वंडरिंग इमोर्टल के बारे में कभी भी बात कर सकते हैं। हम अभी टीचर की अपनी काबिलियत के बारे में सुनना चाहते हैं। हमें टीचर की काबिलियत में ज्यादा दिलचस्पी है। उन्हें लगता है कि मैं लेवल 5 एबिलिटी यूजर से ज्यादा ताकतवर हूं। सेनशी को लगा कि इस बार टीचर बनना सही काम है। टीचर बनना बहुत अच्छा है। क्योंकि आप सब इसे इतना सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बिना मन के कहूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और क्लासरूम में हवा का झोंका आया। जैसे ही क्यू जिंग ने अंदाजा लगाया कि उसकी काबिलियत विंड समनिंग या कुछ और है, क्लासरूम में बारिश होने लगी। क्या यह हवा और बारिश को बुलाना हो सकता है? नहीं, और भी कुछ है। उसके बाद सबके डेस्क पर एक टिमटिमाती लौ, एक तैरता हुआ अर्थ बॉल और नाचती हुई इलेक्ट्रिक लाइट दिखाई दी और डेस्क भी बर्फ से ढक गई। सेनशी से एक चमकीली रोशनी निकली और सब कुछ तुरंत गायब हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इससे पहले कि वे हैरान होते, सेनशी ने कहा, मेरी एबिलिटी का नाम एलिमेंटल लिमिट है और मैं अलग अलग एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। कैप्टन ने उसे खास तौर पर कहा था कि वह अपनी काबिलियत की डिटेल्स दूसरों को आसानी से न बताए। उसे यह बात अच्छी तरह याद थी और उसने अपनी काबिलियत के लड़ने के तरीकों, कंट्रोल रेंज और पावर की डिटेल्स नहीं बताई। यह कहने के बाद वह बड़ी बड़ी आंखों से इन स्टूडेंट्स के रिएक्शन को उम्मीद से देखने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे सभी एक एक करके उत्साहित हो गए। इतना मजबूत, इतना मजबूत। सभी एलिमेंट्स। वाह, यह तो बहुत अजीब है। मैं इसे तत्वों का देवता कहना चाहूंगा, जैसा कि टीचर से उम्मीद थी। बहुत बढ़िया। बहुत ईर्ष्या हो रही है। यह महसूस करते हुए कि वह बहुत सुंदर है, सेनशी को और भी अच्छा लगा। इससे पहले किसी ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में तैर रही हो। मेरे बारे में बात करना बंद करो। तुम्हारी क्या काबिलियत है? चलो सब अपना परिचय देते हैं। एक अच्छे टीचर को अपने हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। इस बार लगभग सभी ने अपनी काबिलियत बताई, जो पिछली बार ली रशी के काउंसलर की क्लास मीटिंग से कहीं ज्यादा थी। खैर, मियाओ कुई को छोड़कर क्यू जिंग भी खड़ा हुआ और कहा कि उसकी काबिलियत को लॉटरी कहते हैं। ऐसा लगता है कि सभी को यह टीचर बहुत पसंद है। तो फिर चलिए वंडरिंग इमोर्टल की काबिलियत के बारे में बात करते हैं। सेनशी ने आगे कहा, जिसने भी एबिलिटी स्टडीज ली है वह जानता है कि एक तरह की एबिलिटी होती है जिसका नाम ही प्रोफेशन है, जैसे वाल्किरी जो लोगों को वाल्किरी बना देगी और मैजिशियन जो उन्हें मैजिशियन बना देगा। अरे, ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ाता हूं वह एबिलिटी स्टडीज है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जारी रखते हैं। और वंडरिंग इमोर्टल की क्षमता इसी तरह की क्षमता है। इसका नाम इमोर्टल है, उसके कूल टाइटल से धोखा मत खाओ। वह असल में काफी दिखावटी है। हर दिन वह बिना किसी वजह के एक बड़ी लौकी पकड़ता है और गहरी सोच का दिखावा करता है, कभी कभी तलवारबाजी भी दिखाता है।
उसने अपने बाल सफेद रंग लिए हैं और लंबी दाढ़ी बढ़ा ली है। वह मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ा है, लेकिन वह बूढ़ा होने का दिखावा करता है। मुझे लगता है कि उन्हें भटकता अमर नहीं कहा जाना चाहिए। उन्हें दिखावटीपन का राजा कहना बेहतर होगा। ऐसा लगता है कि टीचर और इस भटकते अमर के बीच अच्छे रिश्ते हैं। उसने पिछले 2 के बारे में अपनी राय नहीं बताई। इस बारे में सोचने पर पहले 2 बच्चों की उम्र टीचर से बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा लड़का वंडरिंग इमोर्टल के नाटक करने के तरीके को पसंद नहीं करेगा? कृपया हमें जरूर बताएं कि वह कहां दिखावा कर रहा है ताकि हम उससे सीख सकें। 7 दूसरे डायमेंशनल गेट हैं, जिनमें से हर एक की पहरेदारी लेवल 5 एबिलिटी वाला यूजर पूरे साल करता है। उनकी पहरेदारी की रेंज में उन सभी को सेफ जोन कहा जाता है। उनकी अटैक रेंज, लीथैलिटी, स्पीड, डिफेंस और एंड्योरेंस सभी लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स में सबसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन इन फैक्टर्स का एवरेज निकालें तो वे निश्चित रूप से पहले हैं। इसलिए उसे गेम के दूसरे डायमेंशनल गेट की रखवाली के लिए भेजा गया, जो सिर्फ 2 साल पुराना था। वहां सबसे ज्यादा एलियन हैं, और यह सबसे खतरनाक भी है। 65 चैप्टर 65 मुफ्त रिंग क्लास समाप्त। एक अच्छे टीचर के तौर पर सेनशी कभी भी क्लास को बाहर निकालने जैसा बुरा काम नहीं करेंगे। टीचर प्लीज हमें बाकी लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स के बारे में और बताएं। उन्होंने कोने में भूली हुई एबिलिटी स्टडीज टीचिंग प्लान उठाई और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट सुनने के बाद उन्होंने हाथ हिलाया। अगली क्लास में इस बारे में बात करते हैं। मैं खाने जा रही हूँ। खाना सबसे जरूरी चीज है। तुम लोग भी जल्दी जाओ। 2 घंटे इतनी जल्दी बीत गए कि सेनशी अपने अच्छे दोस्त वेन जिन के साथ पढ़ाने के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी। स्टूडेंट्स ने सेनशी को जूम आउट करते हुए देखा। यह स्पीड थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। इसके अलावा उसे एलियन जानवरों को काटना पसंद है। क्या वह मेरी मेज नहीं है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को खाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वे उन 3 लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स पर बात करते रहे जिनके बारे में टीचर ने क्लासरूम में बताया था। क्यों जिनका ध्यान उन पर नहीं बल्कि सेफ जोन के मुद्दे पर था। लीरू ने कहा कि इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सेफ जोन के अंदर लेवल 1 पास का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस समय उन्हें लगा कि सेफ जोन सिर्फ एक शहर जितना बड़ा होता है। टीचर सेनशी ने आज कहा कि सेफ जोन लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स की गार्डिंग रेंज है, तो यह गार्डिंग रेंज कितनी बड़ी है? यह सोचकर उसने अपना फोन निकाला और अदरवर्ल्ड एक्सप्रेस पर बिंगी सब डायमेंशनल गेट के सेफ जोन की रेंज सर्च की। असल में इसमें पूरा आइलैंड ग्रुप शामिल था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अलग अलग साइज के 100 से ज्यादा आइलैंड हैं। बी आइलैंड, जिसमें 1 लाख लोग रह सकते हैं, मीडियम साइज के आइलैंड में से एक है। क्या लेवल 5 एबिलिटी वाला यूजर इस तरह का काम कर सकता है? क्यों जिन ने टैन जोरियन को दिखाने के लिए अपना फोन निकाला। जब टैन जोरियन समझ गई कि जिन क्या सोच रही है, तो उसने कहा, क्या तुम भूल गए कि टेलीपोर्टेशन गेट नाम की एक चीज भी होती है? ओह, यह सही है, एक टेलीपोर्टेशन गेट है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि टेलीपोर्टेशन गेट पृथ्वी और दूसरी दुनिया को जोड़ नहीं सकता, फिर भी इसे दूसरी दुनिया में नॉर्मली इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि सेफ जोन इतना बड़ा है, इसलिए मॉन्स्टर्स को मारना बहुत बढ़िया होगा। नहीं, मैं टीचर सेन से कैसे प्रभावित हुआ? मैं एक स्थिर व्यक्ति हूं, लेकिन पिछली बार आर्मर्ड क्रैब्स को काटना सच में मजेदार था। यह तय हो गया है कि आज दोपहर घर देखने जाते समय मैं 2 और काट लूंगा। दोपहर? क्यूजिंग ने यान चेंग और बाकी 2 लोगों को साथ में खाने के लिए बुलाया और टैन जोरियन भी अपनी रूममेट्स के साथ आ गई। ऐसा लगता है कि यान चेंग के बनाए बादल बहुत असरदार थे। उसके 3 रूममेट बाई शियाओ, वू तियानक्सिन और जियाताओ हैं। क्यूजिंग को याद आया कि उनकी काबिलियत क्रमशः पेपर मैजिक, पक्षी में बदलना और फ्री स्टफ थी। उसने पहले 2 देखे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि फ्री स्टफ क्या करता है। खाने के दौरान यान चेंग ने उन्हें दोस्तों के तौर पर जोड़ लिया और चैटिंग शुरू कर दी। जियाताओ बहुत शर्मीली लड़की है। चैट के दौरान उसने कहा कि उसकी एबिलिटी फ्री स्टफ रैंडमली दूसरे व्यक्ति से कोई आइटम चुरा सकती है। आइटम जितना भारी होगा या सोर्स पावर कंटेंट जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ही ज्यादा सोर्स पावर खर्च करेगा। तो इस तरह से फ्री स्टफ काम करता है। एक मुफ्तखोर के तौर पर क्यूजिंग भी ऐसी काबिलियत पाना चाहता था। मुझे दिल की इच्छा 2 शब्द कानून बन जाते हैं भी ठीक है, मैं नखरेबाज नहीं हूं। दिन में सपने देखना बहुत अच्छा है, खाते रहो। अनजाने में ही सूरज ने दोपहर की चाय पीना शुरू कर दिया। दोपहर में उनकी सिर्फ एक क्लास थी, जो पॉपुलर एडवांस्ड मैथमेटिक्स थी। अपने ट्रांसमाइग्रेशन के लिए दोषी होने के नाते कि जिनको सच में इस कोर्स से नफरत थी। लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि यह कोर्स अभी शुरू हुआ था, इसलिए वे इसे अभी भी समझ सकते थे। बन फिलिंग का छोटा सा हिस्सा स्टीम बन फिलिंग का अनंत बड़ा मीटबॉल। क्या एडवांस्ड मैथमेटिक्स में बस इतना ही है? यह मुश्किल नहीं है। क्यूजिंग ने मन ही मन चिल्लाया, यह तो बस उसका भेस है, इससे धोखा मत खाना। दुर्भाग्य से कोई भी उसे सुन नहीं सका। जैसे ही घंटी बजी, क्यूजिंग ने उत्साह से टैन जोरियन को बिंगी सब डायमेंशनल गेट तक खींच लिया। गुड आफ्टरनून ओल्ड हु। दूसरे डायमेंशन के गेट के पीछे ओल्ड हु को बैठा देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया।
हाँ अच्छा है, बूढ़े हूँ ने तुरंत जवाब दिया, फिर टैबलेट नीचे रखा जिस पर वह वीडियो देख रहा था और देखा कि वे दोनों ही थे। तुम दोनों इस समय यहाँ क्यों हो? ओह मैं समझ गया, तुम पॉइंट्स कमाने के लिए आर्मर्ड क्रैब्स को मारना चाहते हो, है ना? अचानक ओल्ड हू ने उन्हें पहचान लिया। कि जिन ने कहा, हम यहाँ घर देखने आए हैं, आर्मर्ड केकड़ों को मारना तो बस एक छोटी सी बात है। ओल्ड हू उनका मकसद जानता था और बोला, ओह अगर तुम घर देखना चाहते हो तो बस ईस्ट गेट से बाहर निकल जाओ, वहाँ एक अंडरवाटर टनल है जो भी आइलैंड तक जाती है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इस मुफ्त घर को गोदाम की तरह इस्तेमाल करें और जितनी जल्दी हो सके एक खेती का कमरा खरीद लें। जैसे ही क्यू जिन सोच रहा था कि एक कल्टीवेशन रूम की कीमत कितने पॉइंट्स होती है, टैन ज़ुओयिन ने पूछा, दादा हूँ कल्टीवेशन रूम क्या होता है? ओल्ड हू ने कहा, ट्रायल पास करने पर जो मिलता है उसे ऑर्डिनरी रूम कहते हैं। इसमें सिर्फ नॉर्मल सोर्स पावर कंसंट्रेशन होता है, जबकि कल्टीवेशन रूम में सोर्स पावर कंसंट्रेशन कई या दर्जनों गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत महंगा होता है। तो ऐसा ही है, कोई हैरानी नहीं कि फ्री घर मिलने के बाद भी फैंग जून घर खरीदना चाहता था। वह एक कल्टीवेशन एक्सेलरेटर खरीद रहा था। जाओ और पॉइंट्स कमाओ। ओल्ड हू ने टैबलेट उठाया और कारपेट क्लीनिंग वीडियो का आनंद लेना जारी रखा। अलविदा ओल्ड हू। वे दोनों कमरे से निकलकर सीधे पूर्वी गेट पर चले गए। सड़क पर चलते हुए कि जिंग ने अचानक पूछा, झायिन क्या तुम भविष्य में मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाओगे? टैन ज़ुओयिन ने उलझन में कहा, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा तो और किसके साथ जाऊंगा? कि जिंग को हमेशा लगता था कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा यह मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि दूसरी दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि जब हम लड़ेंगे तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। टैन ज़ुओयिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ कहने वाले हो। मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। टीचर सेन की काबिलियत का फिजिकल फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह इतनी बेहतर बना सकती है कि वह एलियन जानवरों के सिर काट सकती है। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं आपको यह कहने की इजाजत नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैं सच में आपके साथ नहीं चल पाया तो मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा और मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा और मैं दूसरी दुनिया के बारे में हर तरह की जानकारी सीरियसली स्टडी करूंगा। अगर साधना काम नहीं करती तो भी मैं स्टडी कर सकता हूँ, चिंता मत करो। और अगर मैं उन्हें हरा नहीं पाया तो मैं भाग सकता हूँ। नॉवेल जैसा प्लॉट नहीं होगा जहाँ रिश्तेदारों को स्वर्ग में बलि चढ़ाया जाता है। जादुई शक्ति अनलिमिटेड होती है और जब आप लड़ते हैं तो आपका मूड थोड़ा गर्म हो जाता है। हाई स्कूल में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो ऐसा ही होता था। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे तो आप जवाब नहीं देखते थे, आपको बस उसे पूरा करना होता था। गेम खेलने में भी ऐसा ही होता है, आप तब तक नहीं सोते जब तक गेम जीत नहीं जाते। अगर मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं तो क्या होगा अगर तुम एलियन जानवरों के ढेर पर जाकर अपना सिर दे दो? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, है ना? तुम उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ हो। हाँ, इस तरह से सोचने पर मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। क्यूइजिंग के दिल में एक गर्म करंट दौड़ गया। आप कविता की तरह बोलते हैं, एक के बाद एक रिंग। मैं शब्दों के मामले में अनाड़ी हूं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगा। कि जिंग ने बहुत देर तक अपना दिमाग खपाया, वह कुछ सही कहना चाहता था। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे हर जगह तुम्हारी जरूरत है। टैन ज़ुओयिन मुस्कुराया। यह बुरा नहीं है, आप शब्दों के साथ अनाड़ी होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यह अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। किनारे खड़े लोग जूते के फीते बांधने का नाटक कर रहे थे और उनकी प्रेम कहानी सुन रहे थे। क्यों जिंग की नजरें उन पर पड़ी। क्या आप लोग कुछ बाउंड्री रख सकते हैं? हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। क्या यह बहुत शर्मनाक है? टैन ज़ुओयिन भी उनकी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सका और क्यूई जिंग को खींचकर पूर्वी गेट की ओर भागा। इन खरबूजे खाने वालों को अपने जूतों के फीते बांधते हुए छोड़ दिया। शर्मिंदा। युवा होना अच्छा है। मुझे इतना अच्छा पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है? कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो अच्छा है, इतना ज्यादा क्यों मांगना है? यह सच है। पार्टनर में ऐसी क्या बात है? मसल्स ज्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। चले जाओ, तुम्हारे पास तो जूते के फीते भी नहीं हैं, तुमने उन्हें बांधने में बहुत समय लगाया। 66 चैप्टर 66 डीप सी क्लॉक। क्यू जिंग और तान ज़ुओयिन हाथ पकड़कर पूर्वी गेट पर पहुंचे। पूरब की तरफ 3 गेट हैं, बाईं और दाईं ओर के 2 छोटे गेट से सीधे युआनडाओ बंद तक पहुंचा जा सकता है। बीच का पूर्वी गेट दक्षिणी गेट से काफी बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 20 मीटर से ज्यादा है और यह उतने ही चौड़े मेहराबदार रास्ते से सीधे बिक्सियाओ शहर के पश्चिमी गेट से जुड़ता है। यह बहुत बड़ा है, क्यू जिन ने कहा। ओपन एयर ओवरपास न बनाने का कारण शायद यहां आने वाली बड़ी लहरों के असर से बचना है। क्यू जिन ने इसे टेस्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया। यह बहुत मजबूत मटेरियल से बना था, प्योर मेटल से नहीं बल्कि किसी जीव के शेल जैसा। फुटपाथ पर दाईं ओर चलते हुए कि जिंग ने अचानक एक जिज्ञासु हस्की की तरह दोनों सिरों पर दीवारों पर धीरे से मुक्का मारा। कोई आवाज नहीं है। हाँ, बस यह शांत है। तो मैं फिर कोशिश करूंगा। टैन ज़ुओयिन की एबिलिटी साउंड है, अगर वह इसका पूरा इस्तेमाल करती है तो वह आवाजों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन इसका मतलब होगा कि उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देगा, इसलिए उसे आमतौर पर एबिलिटी के ज्यादातर इफेक्ट बंद करने पड़ते हैं।
जैसे ही क्यूई जिंग ने अपना हाथ उठाया, वह समझ गई कि वह क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अपनी काबिलियत की ताकत को पहले ही बढ़ा दिया। और हाँ, क्यू जिंग ने एक बार फिर दीवार पर जोर से मुक्का मारा। मैं अभी भी इसे सुन नहीं पा रहा हूँ। यह पहले से थोड़ा ज्यादा तेज है, लेकिन आवाज अभी भी बहुत कम है, लगभग वैसी ही है। टैन ज़ोयिन ने अपने दाहिने हाथ से ओके का इशारा किया, जिसमें उनकी तर्जनी और अंगूठे के बीच कोई गैप नहीं था। यह मटेरियल सच में बहुत हार्ड है, यह मेटल जैसा भी नहीं दिखता। मुझे लगता है कि यह किसी जीव का शेल हो सकता है। युवक, तुमने सही अंदाजा लगाया। डीप सी ग्रेट टर्टल का शेल इस समुद्र का सबसे सख्त मटेरियल है। उस समय इसे गलाने के लिए उन्होंने 3 लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स को इकट्ठा किया, थंडरबोल्ट किंग, वार्म एम्परर और इनकॉम्पिटेंट, और उन्हें इसे बिक्सियाओ सिटी की बाहरी दीवार में डालने में 5 दिन और 5 रातें लगीं। उनके पीछे चल रहे एक बूढ़े गंजे आदमी ने उनके पास कहा, यह शहर इतना बड़ा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डीप सी ग्रेट टर्टल्स का इस्तेमाल किया गया था? उसने अपना अजीब आकार का वाइन पॉट उठाया और एक घूंट लिया। क्यों जिनको उम्मीद नहीं थी कि इस शेल को गलाने के लिए 3 टॉप लेवल एबिलिटी यूजर्स को मोबिलाइज करना होगा, और यह तो दूर की बात है कि बिक्सियाओ शहर की पूरी बाहरी दीवार इससे बनी थी। आप जानते हैं, बिक्सियाओ शहर का आकार पूरे 50 वर्ग किलोमीटर है। टैन ज़ोयिन ने अंदाजा लगाया, क्योंकि सीनियर यह पूछ रहे हैं, तो यह पक्का 10 से ज्यादा नहीं होगा। और 10 के अंदर अंदाजा लगाना सबसे मुश्किल है, एक, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक का इस्तेमाल किया गया था। बूढ़े आदमी ने शराब के बर्तन से एक और घूंट लिया और कहा, स्मार्ट छोटी लड़की, तुमने सही अंदाजा लगाया, असल में सिर्फ एक ही इस्तेमाल हुई थी। आप बिक्सियाओ सिटी जा रहे हैं, है ना? मेरी कार ले लेंगे, टैन ज़ोयिन ने जवाब दिया, चूंकि सीनियर ने हमें बुलाया है तो हम खुशी से मान लेंगे। ज़ोयिन को बात करना आता है, क्यों जिन ने मन ही मन सोचा, अनजान लोगों से बातचीत न करना कितना अच्छा है। उस अजीब बूढ़े आदमी ने अपने हाथों से एक फटा हुआ बैग निकाला, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कई बार पैच लगाए गए हों। फिर उसने उसमें शराब का बर्तन रखा और एक अजीब खिलौना हिलती कार निकाली। क्यों जिन की शक भरी नजरों के नीचे उसने खिलौना रॉकिंग कार, जो फिंगर स्केटबोर्ड के साइज की भी नहीं थी, जमीन पर रख दी। फिर उसने उस पर 2 बार पैर रखा। इस बूढ़े आदमी की चीजें इतनी, कैसे कहूं, अविश्वसनीय क्यों हैं? जैसे ही क्यू जिन मुहावरे के बारे में सोचते हुए ध्यान भटका, खिलौना हिलती कार धमाका करके बड़ी हो गई। जब यह बड़ी हो गई तो यह एक रॉकिंग कार जैसी नहीं दिखती थी, बल्कि यह और भी बदसूरत हो गई थी। यह बहुत खराब दिख रही थी, और नीचे 6 पहियों के अलावा यह यकीन करना मुश्किल था कि यह एक कार थी। सच में, चाहे कुछ भी हो, छोटी चीजें हमेशा ज्यादा प्यारी होती हैं। मेरी कार को इसलिए नीचा मत देखो क्योंकि यह बदसूरत है, इसने लगातार 4 साल तक मैड डैश कॉम्पिटिशन में रनरअप का टाइटल जीता है। सच में, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। हालांकि क्यू जिन ने मैड डैश कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन क्या यह टेढ़ी कार सच में चल सकती है? क्यू जिन को बहुत शक था। कार में बैठ जाओ, क्यू जिन देखना चाहता था कि यह कार कैसे पागलों की तरह दौड़ सकती है। उसे रंग बिरंगी, अलग अलग तरह की और अस्तव्यस्त कार बॉडी के बीच दरवाजे का हैंडल मिला। उसने उसे खोला और सबसे पहले अंदर चला गया। टैन ज़ोयिन उसके ठीक पीछे पीछे गया। हाँ, कार के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टाइल था, और जो कुछ हो रहा था वह थोड़ा डरावना था। इस दूसरी दुनिया में कोई भी काली कार लोगों को लूटने वाली नहीं होगी, है ना? अगर ऐसा होता तो यह किस तरह की चीटिंग होती? बूढ़े आदमी ने कार का दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें बिक्सियाओ शहर के कार किंग की ड्राइविंग स्किल्स दिखाता हूं। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया और कार 2 बार आवाज करने के बाद ही स्टार्ट हुई। और यह स्पीड अंकल पैन की ड्राइविंग से भी धीमी थी, कुत्ते को टहलाना इससे भी तेज है। क्यों जिनको लगा कि यह बूढ़ा आदमी सच में कोई कार किंग है। उसे लगभग यकीन हो गया। बूढ़ा आदमी सामने गहरे समुद्र के बड़े कछुए की कहानी सुनाता रहा। जब डायमेंशन पोर्टल पहली बार दिखाई दिया तो वह डीप सी ग्रेट टर्टल सबसे बड़े आइलैंड पर सो रहा था। इसकी आकृति आसमान और सूरज को ढक लेती थी, और हर शाम यह अपनी परछाई डालती थी, जिससे हमें इसके होने की याद आती थी। हम बहुत डरे हुए थे। जो लोग मौत से नहीं डरते थे, उनके अलावा किसी ने भी इस पोर्टल पर आने की हिम्मत नहीं की। खुशकिस्मती से यह बड़ा था, नहीं तो यह सच में धरती तक आ सकता था। मुझे आज भी याद है कि हांग वेई ने कहा था कि वह अकेले ही इसके खिलाफ लाचार हैं। सुरक्षा के लिए हमने इस दूसरे डायमेंशनल गेट को सीधे पत्थर पर आधारित क्षमताओं से सील कर दिया, और इसे देखने के लिए सिर्फ एक डिटेक्टर छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ? बाद में हमें पता चला कि वह पूरे 1 साल से सो रहा था और एक बार भी नहीं जागा, और हमारी हिम्मत बढ़ गई। हमने पत्थर की दीवार तोड़ दी और यहाँ जमीन के नीचे एक छोटा बेस बनाया, जो युआनडाओ बेस का प्रोटोटाइप था। तो फिर आपने इसे बाद में कैसे हल किया? इसके बाद 7 साल और बीत गए, और हम खुशकिस्मत थे कि हमने 4 लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स को सफलतापूर्वक प्रमोट किया, जिनके नाम थे इनकॉम्पिटेंट, थंडरबोल्ट किंग, वार्म एम्परर और गैम्बलर। हंटर के साथ मिलकर उन्होंने मिलकर इसके बाहरी खोल का एक टुकड़ा तोड़ा, सीधे इसमें छेद किया और इसका सारा मांस भाप में सुखा दिया, सिर्फ खोल बचा। जब उन्होंने शेल की जांच की तो पाया कि इसकी अंदर की परत थोड़ी नरम हो गई थी, जिससे इसे आकार देना बहुत आसान हो गया।
ठंडा होने के बाद हार्डनेस और भी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने इसका इस्तेमाल एक शहर बनाने के लिए किया, डायमेंशन पोर्टल के पीछे एक मजबूत जगह के तौर पर। इस बेवकूफ कछुए का शुक्रिया जो हमेशा अपने खोल में सिमटकर सो जाता है, वरना हम इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते। बेशक सोने से चीजें खराब हो सकती हैं, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इस डीप सी ग्रेट टर्टल की कहानी हमें बताती है कि आपको बहुत गहरी नींद नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो एक बार जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और उन्हें नहीं खोलेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह सही नहीं है। लॉजिकली क्या इसे स्लीपिंग ग्रेट टर्टल या आइलैंड ऑक्यूपाइंग ग्रेट टर्टल नहीं कहा जाना चाहिए? इसे डीप सी ग्रेट टर्टल क्यों कहा जाता है? कि जिन ने पूछा। अच्छा सवाल है। यहाँ बेस बनाने के बाद हमने आसपास के समुद्री इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू किया और पाया कि यहाँ अलग अलग साइज के 100 से ज्यादा आइलैंड थे, जिनमें सबसे बड़ा ग्रेट टर्टल आइलैंड था जो बिक्सियाओ सिटी से 30 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, और सबसे छोटा युआनडाओ था। हमने धीरे धीरे पास के आइलैंड पर एलियन जानवरों को खत्म कर दिया, लेकिन एक बैच को मारने के बाद समुद्र से दूसरा बैच आ गया और हम उन सभी को नहीं मार सके। तो हमने समुद्र को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ के कम गहरे पानी में बहुत सारी मछलियां रहती हैं और हर साल ऐसे जीव होते हैं जो ब्रीड करने के लिए वापस चले जाते हैं। इसलिए हमने धीरे धीरे आसपास के जीवों को पूरी तरह से हटाने का तरीका छोड़ दिया और सिर्फ हाई लेवल एलियन जानवरों को हटाने लगे, बाकी काम स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे हम समुद्र में और गहराई में गए, हमने पाया कि यहाँ पानी की गहराई बहुत ज्यादा थी, और जितना हमने आगे खोज की उतना ही हमें पता चला कि समुद्र अथाह था। इस दौरान हमने कई समुद्री जीवों की खोज की, जैसे गहरे समुद्र में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल, गहरे समुद्र में रहने वाली रिबनफिश, गहरे समुद्र में रहने वाली छिपकलियां और दूसरे बड़े जीव, साथ ही गहरे समुद्र में रहने वाले बड़े कछुओं की कॉलोनियां भी। आपने सही सुना, कॉलोनियां। ऐसे जीव असल में सोशल जानवर होते हैं। वे यहाँ से बहुत बहुत दूर खाइयों में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि जिसे हमने मारा था वह यहाँ कैसे भाग गया। जरूर वे अनुभवी लोगों के मुंह से बहुत सारी जानकारी सीख सकते थे। 67 अध्याय 67 ईश्वर। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद क्यूजिन ने कहा, यह दूसरी दुनिया सच में बहुत बड़ी है। हाँ, यह सच में बहुत बड़ा है और यह सच में अजीब भी है। जैसे ही क्यूजिन को लगा कि बूढ़ा आदमी अजीब बात कहने वाला है, उसने कहा, खिड़की से बाहर देखो। उन दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। लंबी टनल में लाइटें तेज थीं और इधर उधर गाड़ियां तेजी से निकल रही थीं। रुको, पीछे जा रही उन कारों का अगला हिस्सा आगे की ओर था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कार तेज है, क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा, मेरी कार का मेन बॉडी फॉसिलाइज्ड टाइम वेल से बना है, जिसका असर समय को तेज करने जैसा है। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, कुछ बताने लायक नहीं। आपकी छोटी मूछें आसमान तक उठी हुई हैं। एक्सेलरेट करने का समय वाकई कमाल का है, लेकिन आपकी कार इतनी बदसूरत क्यों दिखती है? सीनियर, टाइम बढ़ाने के अलावा इस कार में और क्या क्या काम है? टैन जोइन ने पूछा। गो देहाओ ने कहा, मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे दादा हाओ कहिए। नोट हाओ। ठीक है, दादाजी हाओ। हाँ सही है, आपको मुझे इसी तरह बुलाना चाहिए, अच्छा लगता है। क्या इस बूढ़े आदमी का सरनेम सच में हाओ हो सकता है? क्योंकि जिनको इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह कार ओल्ड गैम्बलर से जीती गई थी, जिसे आप गैम्बलर कहते हैं। जब वह टाइटल चुन रहा था तो मैंने उसे ओल्ड गैम्बलिंग डॉग चुनने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना और खुद को गैम्बलर कहने पर अड़ा रहा। वह ओल्ड गैम्बलिंग डॉग जितना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि इस दादा हाओ का जुआरी के साथ अच्छा रिश्ता है। वह किस तरह का इंसान हो सकता है? इस कार को उसने पहले भी जुआ खेला था, जिसमें कई कीमती चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे फॉसिलाइज्ड टाइम वेल, ईथर वाले कमल के बीज, तैरती हुई जेलीफिश और मनचाही आदमखोर फूल और दूसरी अजीब चीजें। इस कार में कई फंक्शन जोड़ना, उड़ना, समुद्र पार करना, साइज बदलना और एक तरह की कीड़े भगाने वाली गंध भी निकालना। हे इसे इतना अच्छा बना दिया, और फिर भी यह मैंने जीती। इस बारे में बात करते हुए गो देहाओ को बहुत गर्व हुआ और उन्होंने आगे कहा, मेरा वाइन पॉट और ट्रेजर बैग सब उसी से जीता था। जब आपके पास करने के लिए कुछ न हो तो आप भी वहां जाकर कुछ हाथ जुआ खेल सकते हैं। उसे खुद को गैम्बलर कहते हुए मत देखो, असल में वह बस एक नौसिखिया है, एक ऐसा गंवार जिसे खेलना पसंद है। इस बार मैं उसके साथ कुछ हाथ जुआ खेलने गया। उसके पास बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मैं अपने पोते के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदूंगा। आप इस साल के फ्रेशमैन हैं, है ना? आप मेरे पोते के साथ उसी साल में हैं। वह एनहांसमेंट ब्रांच में है। एक दिन मैं उसे आपसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। सभी बड़े अपने बच्चों को दूसरों से क्यों मिलवाते हैं? इस बारे में बात करते हुए, क्या आप सच में गैम्बलर के साथ जुआ खेलकर अच्छी चीजें पा सकते हैं? लेकिन क्या गैम्बलर की चीजें इतनी बदसूरत होती हैं? वो टूटा हुआ बैग और बदसूरत वाइन पॉट और ये कार, इन्हें दिखाना मुश्किल है। हम यहाँ हैं, यह बिक्सियाओ शहर है। गो देहाओ ने कार की गति धीमी कर दी ताकि वे दोनों कार के बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकें। जो दिखाई दिया वह स्टील जैसी शहर की दीवार थी, जो किसी पुराने शहर की दीवार जैसी दिख रही थी, लेकिन यह कोई पारंपरिक पत्थर की बनावट नहीं थी। सबसे आकर्षक चीज सामने का शहर का गेट था, जिस पर 3 अक्षर बिक्सियाओ सिटी लिखे थे
और सोने के अक्षर चमक रहे थे, एक शानदार रोशनी के साथ चमक रहे थे। हालांकि गहरे समुद्र में रहने वाले बड़े कछुए का खोल बहुत सख्त होता है, फिर भी लोग किसी भी खतरे से बचने के लिए उसके अंदर शहर की दीवारों का घेरा बना लेते थे। शहर के गेट से अंदर आते ही मजदूर बाईं और दाईं तरफ कुछ लगा रहे थे। सीधे आगे एक लंबी सड़क है जो एक शानदार फव्वारे की ओर जाती है। दोनों तरफ कई दुकानें खुली हैं, हथियार का रखरखाव, कार रिपेयर, सुविधाजनक मीट की दुकानें। ये सभी दुकानें लड़ाई के बारे में हैं, क्यों जिन ने कहा। गौ देहाओं ने कहा, यह शहर का गेट है। शहर छोड़ने वाले लगभग सभी लोग शिकार पर जा रहे हैं और वे यहाँ रुककर खुद को फिर से व्यवस्थित करते हैं। आगे स्नैक स्ट्रीट है जहाँ हर तरह का दूसरी दुनिया का खाना मिलता है, खासकर यहाँ का ताकोयाकी, इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। आगे बड़े पार्क, कपड़ों का शहर, अम्यूजमेंट पार्क, म्यूजियम और दूसरी बिल्डिंग हैं। आप आगे धीरे धीरे घूम सकते हैं। मैं बूढ़ा आदमी आपको एक एक करके इनसे मिलवाऊंगा नहीं, क्यों जिन ने कहा। मुझे लगा कि दूसरी दुनिया का शहर बहुत सख्त है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक आम शहर से अलग होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम एक चीज के लिए अपनी जिंदगी का मजा नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा यहाँ आने वाले सभी लोग सपने और महत्वाकांक्षाओं वाले लोग हैं। वे इन चीजों की वजह से कड़ी मेहनत करने में नाकाम नहीं होंगे। शांति के समय में रहने वाले लोगों के लिए दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का मुख्य मोटिवेशन क्यूरियोसिटी होता है। इसलिए उन्होंने एबिलिटी अकादमी को चुना। एकेडमी की ट्रेनिंग से उन्हें आसपास के आइलैंड पर घूमने फिरने की काबिलियत मिलेगी और शायद ही कोई कैजुअलिटी होगी। इसके अलावा वहां घरों की कीमतें बहुत महंगी हैं, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। मुफ्त घरों में रहना मुफ्त है। वे यहाँ रहेंगे और जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वे अदरवर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के लिए काम करने के लिए बाहर जाएंगे और जो पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे उन्हें पैसे में बदल देंगे या सीधे यहाँ खर्च कर देंगे। लेकिन दूसरी दुनिया की खोज में मारना एक ऐसी चीज है जो करनी ही पड़ती है। कोई भी जीव दूसरों को अपने इलाके में आने नहीं देना चाहता। कुछ लोग हत्या के कारण खून के प्यासे हो जाते हैं और वे जिसे भी देखते हैं उससे लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो खास तौर पर लड़ाई के लिए दूसरी दुनिया में आते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं। और कुछ लोग इस तरह की जिंदगी से थक जाएंगे, लेकिन धरती पर उनका गुजारा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए वे यहाँ दुकान खोलने आते हैं। गौ देहाओं ने आगे कहा, यह लड़ाई की फ्रंट लाइन है, उनके सबसे पास की पनाहगाह है और यह इस शहर की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें आराम करने दे। इंसान सामाजिक प्राणी हैं और हमेशा जानवरों की तरह जिंदा नहीं रह सकते। गौ देहाओं ने कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझते देखा है और उन सभी को इलाज के लिए ले जाया गया है। देखो, वहां एक एक्सपेरिमेंटल बेस है जिसमें दूसरी दुनिया के बारे में अलग अलग एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप पॉइंट्स कमाना चाहते हैं तो उनके पास जाएं। एक रिसर्च संस्था के तौर पर वे सबसे ज्यादा काम देते हैं कि जिन ने उस दिशा में देखा जिस ओर उसका सिर था, जहां एक बड़ी कछुए के खोल जैसी इमारत थी। इसके बगल में एक बड़ी खुली जगह है। मुझे नहीं पता कि यह किस काम के लिए है। कार तेजी से यहां से चली गई। वे इस दूसरी दुनिया के शहर की तारीफ करते रहे। रेड फ्लैग स्क्वायर से गुजरते हुए, बैरक से गुजरते हुए और कमांड सेंटर से गुजरते हुए। देखो, वह मेरी मंजिल है, ओल्ड गैम्बलर का गुड लक कम्स सिंथेसिस हॉल। मैं तुम्हें पहले रिहायशी इलाके में ले जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। वैसे भी यह ज्यादा दूर नहीं है। गौ देहाओं आखिर तक एक अच्छा इंसान रहेगा और उन्हें घर ले जाएगा। थोड़ी ही देर में वे दोनों आ गए। दोनों कार से बाहर निकले। जब तुम्हारे पास समय हो तो सिंथेसिस हॉल चले जाना। मैं ज्यादातर समय वहीं बैठा रहूंगा। जल्दी से अंदर चले जाओ। धन्यवाद दादाजी हाओ। अलविदा दादाजी हाओ। उन दोनों ने गौ देहाओं की कार को जाते हुए देखा। क्या यह शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं है? शायद नहीं, आखिरकार हमारी फिजिकल फिटनेस आम लोगों से अलग है। चलो पहले घर देखते हैं। सड़क किनारे ज्यादा बातचीत किए बिना वे सीधे उस बिल्डिंग में चले गए जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे। वहां एक लिफ्ट है जो सिर्फ 6 मंजिल ऊंची है, लेकिन असल में हर कमरा 100 स्क्वायर मीटर का है। अपना कमरा नंबर ढूंढते हुए उन्हें वह दरवाजा मिल गया जो उनका था। कि जिंग पहले गई। दरवाजा खोलते ही उन दोनों के सामने एक बड़ा लिविंग रूम आ गया। सोफे और बिस्तर सब तैयार हैं। टैन जोरिन ने एक एक कमरा चेक किया, घूमकर कहा, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक खाली कमरा। नहीं, यह खाली नहीं है। यह पैकेज कहां से आया? 68 चैप्टर 68। मेरा गैटलिंग वापस आ गया है, इस पर आपका नाम लिखा है। यह सुनकर क्यूई जिंग तुरंत बक्सों की जांच करने के लिए दौड़ा। इसमें लिखा है क्यू जिंग, आइस सिटी पुलिस विभाग शाखा, झांग जिंग। क्यू जिंग थोड़ा हैरान हुआ, यह ऑफिसर झांग है। वह मुझे कुछ क्यों भेजेगा? कोई बात नहीं, चलो इसे खोलकर देखते हैं। उसने जोर लगाकर रेपिंग पेपर फाड़ दिया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उसने अब चाकू जैसे औजारों का इस्तेमाल नहीं किया था। सचमुच ताकत लोगों को हिंसक बना सकती है। फोम बॉक्स खोलने पर अंदर एक गैटलिंग गन थी। यह मेरा परगेटरी गैटलिंग है। मेरा गैटलिंग वापस आ गया है। क्यू जिंग को उम्मीद नहीं थी कि ये जब्त की गई चीजें वापस मिल पाएंगी।
उसने बॉक्स के कोने में एक नोट खोला जिसमें लिखा था, जब आप ये हथियार देखते हैं तो आपको पहले से ही गन लाइसेंस मिल जाना चाहिए और आप उन्हें दूसरी दुनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें एबिलिटी एकेडमी से बाहर नहीं ले जा सकते। यह याद रखें। झांग जिन को मुझे अभी तक बंदूक का लाइसेंस नहीं मिला है। क्या ऑफिसर झांग मुझे कम आंक रहे हैं या ज्यादा? और वहां गर्म हथियार हैं जिनसे तुम खेलते थे, देखो बम। टैन ज़ोयिन ने दूसरे कार्डबोर्ड बॉक्स भी खोले जिसमें कई राइफलें और कई बम मिले। उसे इस अपनी मर्जी से चलने वाले सेल्फ डेटोनेटिंग बम का गहरा असर हुआ कि जिंग ने उसे पहले भी इससे डरा दिया था। इस बार उसने सीधे उसे उठाया और क्यूई जिंग के सामने फेंक दिया। कि जिंग ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर बम ले लिया, लेकिन उसे यह एहसास तब हुआ जब उसने उसे पकड़ा। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत उसे खिड़की की ओर फेंक दिया। धत तेरी की इसे फेंकने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह वह बम था जो तब तक नहीं फटेगा जब तक वह इसे फटने न दे। इस बार तुम्हें डराने की बारी मेरी है। टैन ज़ोयिन की हंसी आ गई। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अरे यार, किसी को मत मारना। यह तीसरी मंजिल है। कि जिंग तुरंत खिड़की के पास भागी और यह देखकर राहत की सांस ली कि नीचे कोई नहीं है। भगवान का शुक्र है, किस्मत से वहां कोई नहीं था। वह सीधे खिड़की से नीचे कूदा, बम उठाया और दीवार के सहारे सीधा अंदर चला गया। अच्छी बात यह है कि उसके पास स्नो ट्रेडिंग विदाउट ए ट्रेस स्किल है, नहीं तो वह पैरों के निशान छोड़ जाता। दीवारों के ऊपर से उड़ पाना बहुत अच्छा है। मैं खेती करना चाहता हूं, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। टैन ज़ोयिन ने क्यूई जिंग से कहा और बिस्तर पर बैठकर सोर्स पावर कल्टीवेशन मेथड की साधना शुरू कर दी। क्या हुआ? अभी तो वह ठीक थी। क्यू जिंग बहुत हैरान था। अभी अभी हुई उनकी बातचीत को याद करते हुए क्यूई जिंग को पता लग गया कि वह क्यों साधना करना चाहती थी। वह मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। क्योंकि ऐसा है तो मैं भी खेती करूंगा। क्यूई जिंग सोफे पर भागी और साधना करने लगी। इस बार वह जागा हुआ था और उसने सोर्स पावर को सोखने की स्पीड को कंट्रोल किया और टैन ज़ोयिन को परेशान न करने की कोशिश की। लेकिन यहां सोर्स पावर का कंसंट्रेशन पृथ्वी की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा है। टैन ज़ोयिन बाहर आने से पहले सिर्फ 1 मिनट तक ही टिके रहे। मैं बहुत बेकार हूं, मुझे गले लगना है। कि जिंग उसके पास गई और उसे गले लगाकर दिलासा दिया, यह ठीक है, यह ठीक है, हम वापस जा सकते हैं और कल्टीवेशन प्रॉक्सी प्राप्त कर सकते हैं और इसे आपके लिए खेती करने दे सकते हैं। टैन ज़ोयिन ने क्यूई जिंग को कसकर गले लगाया। वो क्या यह वास्तव में स्रोत शक्ति खेती विधि की खेती कर सकता है? क्यूई जिंग ने एक सुपर फियर एक्सप्रेशन दिखाया। अच्छी लड़की, अगर यह काम नहीं करता है तो इसे मारो। इसे 1-2 बार मारो और यह काम करेगा। एक बच्चे को मनाने के लिए कि जिंग की बातें सुनकर टैन ज़ोयिन हंसा। फट, क्या इसे मारने से काम चलेगा? अगर यह काम नहीं करता है तो हम एक नया बनाएंगे। हमें यह बदबूदार कचरा नहीं चाहिए। कल्टीवेशन प्रॉक्सी, तुम बदल गए हो। जब तुम मेरी तारीफ कर रहे थे तब तुमने ऐसा नहीं कहा था। टैन ज़ोयिन का मूड स्पष्ट रूप से थोड़ा बेहतर हुआ। मुझे चिढ़ाना बंद करो। मुझे लगता है कि मेरे लिए घर पर रहना और आपके लिए बच्चों की देखभाल करना बेहतर है। यह कैसे हो सकता है? बच्चे मुझसे तुम्हारा प्यार छीन लेंगे। हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए घर पर खाना बनाऊंगी। इसे खरीद लो। खाना बनाना बहुत झंझट का काम है। इसे खरीद लेना ही बेहतर है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो फिर मैं घर पर आपके कपड़े धो दूंगा। कौन सी लॉन्ड्री? क्या वॉशिंग मशीन नहीं है? क्या हम उसे यूं ही बिजली खाने दे रहे हैं? मुझे लगा था कि आप कहेंगे कि जब यह गंदा हो जाए तो इसे फेंक देना। क्या मैं इतना फिजूल खर्च हूं? तब मैं क्यू जिंग ने सीधे उसे टोका। मुझे फिर मैं मत कहो।